हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग विजन आइज के करंट अफेयर्स तो देखेंगे, बट ये हमारी अगस्त मंथ की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पहले कि मैं क्यों यहाँ पे स्टडी करवा रही हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक अगस्त मंथ के भी बचे हुए हैं। सोशल इश्यूज़ की थर्ड पार्ट बची हुई है, यानी कि यहाँ पे भी 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। और कुछ कल्चर के यहाँ पे है, स्कीम्स की है, और साथ ही साथ न्यूज़ इन शॉर्ट है। बाकी मेन लेक्चर सब कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हो। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से सारे लेसन्स देख सकते हो। अभी हमारा अक्टूबर मंथ का ये लेसन चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी स्पेशल ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आप लोग मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जनवरी 2020 से सारे विज़न आइज की मंथली का ये न्यूज़ इन शॉर्ट वाले एरिया को देख कर जाइएगा, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली इग्नोर कर दो अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है ना बेसिक करंट अफेयर्स जो वन लाइनर होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टेट पीसीएस या फिर स्पेशली मैं बीपीएससी की बात करूँ, जैसा कि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है प्रीवियस ईयर की, तो उसमें इस तरीके का आपका स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं आता है क्वेश्चन। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और डायरेक्टली आपका करंट अफेयर्स में जो भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक होते हैं उसी से आता है। तो इसलिए आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स को ज़्यादा रेफर करना चाहिए, लेकिन यूपीएससी के लिए भी ये सारे टॉपिक्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी आपका आते जा रहा है, जैसे सितंबर मंथ की आपकी कंप्लीट हो गई है, एक कल्चर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कल तक। और साथ ही आपका सितंबर मंथ का भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अक्टूबर मंथ का भी चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए आप लोग देख लो, सेकेंड ऑफ दिसंबर है, तो आज के लिए क्वेश्चन है आपका GS1 का आर्ट एंड कल्चर का है। यहाँ पे आपको नोट लिखना है कैलाशनाथ टेम्पल, और यहाँ पे दशावतार जो केव आर्किटेक्चर है राष्ट्रकूटास की, तो इनके बारे में आपको लिखना है। जाइए कुछ सर्च कीजिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में आप लोग को जैसे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मीन्स में भी इंपॉर्टेंट होता है। जीएस पेपर में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग को प्रिपेयर करना होगा, जिससे कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन को ना छोड़े। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर मैं पूछती हूँ वो जब अक्टूबर मंथ की मैं लेसन लूँगी तो उसी में कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि सारे बच्चे जो है एक मंथ की एक साथ देखने में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, तो इसलिए आप लोग को वहीं पे वो क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपनी लेसन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनसीसी एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पीएम के द्वारा यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि हमारी जो एनसीसी है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसको अब थोड़ा और एक्सपेंड किया जाएगा। इसमें 173 बॉर्डर एरियाज़ को जो है यहाँ पे कवर की जाएगी, और कुछ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को भी कवर किया जाएगा। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कौन से होते हैं, जो तटीय रेखा वाले जो स्टेट होते हैं, उसमें अगर कोई राज्य है तो उसको कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। जैसे ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, तो ये हमारा कोस्टल रीजन हो जाता है, जिसमें से टोटल 9 स्टेट है हमारे, तो इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में बताया जा रहा है। टोटल यहाँ पे 1 लाख कैडेट्स जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा, और आउट ऑफ टोटल कैडेट आप देखोगे तो 1/3 जो है वो यहाँ पे गर्ल कैडेट होगी, तो ये भी यहाँ पे आपका स्पेसिफाइड कर दिया गया है। 83 अगर नेशनल कैडेट कॉर्प्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि अपग्रेड किया गया है। आर्मी यहाँ पे 53 है, नेवी यहाँ पे 20 है, एयरफोर्स यहाँ पे 10 है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, ये ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि 1948 में इसको सेटअप किया गया था, और एक कानून बनाकर जो कि बाकायदा यहाँ पे खुजरू कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। तो कानून क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 का। तो ये ट्राई सर्विस है, यहाँ पे आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आ जाती है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है, तो ऑब्वियस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स को देखा जाता है। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन है, यानी कि स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे एनसीसी में बहुत सारे बच्चे जो स्कूल के होते हैं, आई होप कि आप लोग भी स्कूल से हो, और आप लोग में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो एनसीसी में पार्टिसिपेट करते होंगे। जब भी आपका रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, तो उस समय जो है ये सारे प्रोग्राम चलाए जाते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ARIIA 200, सो इसका फुल फॉर्म पहले समझिए। ये है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले ये कौन सी थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसको चेंज कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम पे इसको रख दिया गया है। 2-3 मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया गया है, जैसे कि जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो आपको बताना है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री में कौन कौन से मिनिस्ट्री यहाँ पे इंक्लूड किए गए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी नाम चेंज किया गया, तो उसको भी देख लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। स्पेशली यहाँ पे आप देखोगे कि सिस्टमेटिकली रैंक किया जाएगा सारे मेजर जो हायर एजुकेशन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है और जो यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उसको यहाँ पे जो है रैंक किया
किया जाएगा। कुछ इनोवेटर्स होंगे, कुछ इंडिकेटर्स होंगे जिसमें कि आप देखो कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट और फैकल्टीज़ के बीच में। यानी कि आप लोग ARIIA अगर आप देखोगे 2020, तो इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है, तो उसको रैंक की जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग रैंकिंग में बात करें तो हमारे कंट्री में आप देखोगे कि टॉप स्पॉट में कौन सी यहाँ पे कॉलेज है, तो IIT मद्रास है, उसके बाद IIT बॉम्बे आता है, फिर IIT दिल्ली आती है। ठीक है, इसी के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में आप देखोगे तो यहाँ पे उड़ीसा का कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जिसको किट कहते हैं, वो यहाँ पे टॉप में है। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम आप देखो कि यहाँ पे अरिया जो 2020 रैंकिंग है, इसमें स्पेशल प्राइस कैटेगरी भी है विमेन के लिए, जो कि सिर्फ यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है। तो यहाँ पे मेनली एरिया जो है ना, वो फोकस किस पे करता है, तो क्वालिटी ऑफ इनोवेशन में, यानी कि ऐसी एजुकेशन देना है जिसमें कि बच्चे कुछ इनोवेट भी कर सके। सिर्फ किताबी ज्ञान से आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। जैसे आप लोग अगर सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ स्टेट PCS और UPSC, यहाँ पे भी आपका किताबी ज्ञान बनने से कुछ नहीं होगा। आप लोग को थोड़ा बाहरी नॉलेज होना चाहिए, कुछ आप लोग खुद का ऑब्जर्वेशन हो, खुद का एनालिसिस हो, वो सारी चीज़ जो है ना, जो आप लोग आज तक सीखे हो अपने एज में, जितने भी एज के आप लोग हो, उन सारी चीज़ों को आप लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। उन तरीके से आप लोग को सोचना है कि वो सारी चीज़ों से आप लोग चाहे प्रीलिम्स की हो या फिर आपकी मेंस की हो या फिर इंटरव्यू हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किताबी ज्ञान में तो आप सिर्फ कॉलेज और स्कूल पास कर सकते हो, लेकिन अगर आप किताबी ज्ञान लेकर अगर ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी पास करना चाहो तो एग्ज़ाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा और ओपन माइंडेड होकर सोचने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इनोवेशन होना चाहिए कुछ आपका भी अपने तरीके से। देखिए, हमेशा किताबों में मत घुसे रहिए, कुछ आपका भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होना चाहिए जिसमें कि आप इंगेज हो सको, या तो खेलो या तो कुछ भी करो। ठीक है, अब मैं ऑनलाइन गेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो उसे मैं नहीं उसे प्रमोट करती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन गेम्स से जो है इतना ज़्यादा कुछ जो है आपको फ़ायदा होता है। ऑनलाइन गेम्स में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ट्रैप हो जाते हैं और उनके घंटों जो है उसी में चले जाते हैं। उनके लिए तो 12 घंटा का दिन होता है, मुझे ऐसा लगता है। जो ऑनलाइन गेम्स और ये सारी चीज़ों में जो लगे रहते थे, PUBG वगैरह में, बहुत अच्छा है कि इन सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया। अदरवाइज़ वैसे स्टूडेंट जो कि इन सारी चीज़ों में इंगेज रहते थे ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए सिर्फ दिन 12 घंटे का, क्योंकि आधा दिन तो वो वही सारी चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं। तो बेटर है कि आप लोग अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं, तो आप लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है, इसकी यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है ना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 7 पैरामीटर्स है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए कि जिससे आप लोग को आइडिया होगा कि रैंकिंग किस किस चीज़ों पे देखा जाता है। सबसे पहला कॉलेज की बजट और फंडिंग सपोर्ट देखी जाती है कि कॉलेज का कितना बजट है और उनको फंडिंग सपोर्ट कितना मिल रहा है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी कितनी है, यानी कि कॉलेज आप लोग देखो कि बहुत बड़ी है, प्लेग्राउंड वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, आपको वर्कशॉप करने के लिए भी है, आपको लैब वगैरह भी सारी चीज़ों की दी गई है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है आपके अंदर में। तो कॉलेज कितनी अच्छी है, मेस है, हॉस्टल है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है, साथ ही फैसिलिटीज़ कितनी दी गई है। बच्चे अगर है हॉस्टल में और कॉलेज में तो उनको किस तरीके की फैसिलिटीज़ दी गई है, बच्चों में कितना अवेयरनेस है, कितना यहाँ पे कुछ आइडिया जनरेट हो रहा है, इनोवेट हो रहा है, तो उसको कितना प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो प्रमोट नहीं करते, वो बस जो है गधे मैन्युफैक्चर करके निकाल देते। बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज से आप देखोगे कि ना ही वहाँ पे कुछ रिसर्च का प्रोविज़न होता है, ना ही वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना ही प्लेग्राउंड वगैरह होते हैं। वो बस जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को और किताबी ज्ञान देकर जो है बाहर भगा देते हैं। वैसे बच्चे को बहुत दिक्कत होता है, वो बाद में भी जो है ना कहीं पे भी जल्दी सेटल नहीं हो पाते, उनका लाइफ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो प्रमोशन और सपोर्ट, जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अगर है, यानी कि कोई भी बच्चों में अगर इस तरीके का गुण है कि उनके अंदर कुछ यूनिक आइडिया है, कुछ इनोवेटिव माइंड है, अगर वो कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, तो कॉलेज का ये धर्म होता है कि वो उन तरीके के माइंड को डेवलप करें, उस तरीके के माइंड को प्रमोट करें। ठीक है, और सपोर्ट भी करें। इनोवेटिव लर्निंग होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि गाय बैल बकरी बना के भेज दे, बाहर निकाल दे। जैसे 3 इडियट का आप देखते हो ना कि कहा जाता है कि यहाँ पे गधे मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वैसा नहीं करना है। क्योंकि उस मूवी में बहुत अच्छा दिखाया गया है कि एक लड़का जो बहुत अच्छा इनोवेशन बनाया था, एक ड्रोन बनाया था, लेकिन उसको इस तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया कि उसने सुसाइड कर ली। ठीक है, उसकी इतनी अच्छी इनोवेशन को भी बर्बाद कर दिया गया। लेकिन वही चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे कॉलेज में। गधे नहीं बनाना है बच्चों को एक अच्छा माइंड के साथ जो है ना एक अच्छा पर्सन बनाना है। ठीक है, तो इतना काम कौन करता है, कौन सी इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीज़ें हो रही है, फैसिलिटी दी जा रही है, इसी रैंकिंग के बेसिस पे जो है ना यहाँ पे कॉलेज को यहाँ पे रैंक दिया जा रहा है। तो IIT मद्रास टॉप में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं।
सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो ये सेप है जिसका सेकेंड एडिशन हुआ है और इसको नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नीति आयोग का यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन है, यानी कि यहाँ पे मेन टारगेट इस मिशन का है कि बच्चों में जो इनोवेटिव माइंड है ना उसको प्रमोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब बनाया गया था, जहाँ पे अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ को लेकर अगर उनको रिसर्च करना है, कुछ स्टडी करनी है, तो वो एक ऐसा लैब है जहाँ पे बच्चे अपने माइंड को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि कुछ अगर उनका खुद का एक थिंकिंग है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई तो जगह चाहिए ना, तो अटल टिंकरिंग लैब यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है। सेप की अगर बात करें स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो ये 360 डिग्री डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी, यानी कि कोई लीडर्स है, इंटरप्रेन्योर है, तो उनके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लाया गया। यहाँ पे डेडिकेटेड है कि यहाँ पे इनोवेशन स्पिरिट जो स्टूडेंट का है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा और लीडरशिप को नर्चर किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स है उसको नर्चर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रामोदय विकास योजना। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ध्यान रखिए कि कोई भी योजना जो है वो किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा इसको जो है अप्रूव किया गया है। इसका एम यही है, ग्रामोदय विकास योजना। मेनली यहाँ पे जो आर्टिशंस है जो कि यहाँ पे अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उनको बेनिफिट करना है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशंस भी है जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स में भी जो है यहाँ पे हेल्प करेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट के भी द्वारा यहाँ पे अगरबत्ती आइटम को जो है ना रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड यानी कि इंपोर्ट पॉलिसी में रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड के कैटेगरी में रखा गया है और इसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है। कहने का मतलब है कि जब किसी भी प्रोडक्ट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया जाता है तो यानी कि बाहर का अगर इस तरीके का अगरबत्ती आ रहा है ना तो उसको हम लोग रोके, अपने कंट्री में आने से रोक दें। इससे क्या होगा कि हमारे कंट्री के लोग जो इस तरीके की अगरबत्ती बना रहे हैं, राउंड बैम्बू स्टिक अगर बना रहे हैं सॉरी बैम्बू स्टिक अगर बना रहे हैं तो उनको बढ़ावा मिले, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें जो है हमारे मार्केट में आए और हम जैसे लोग जो है ना उनकी बनाई हुई चीज़ों को खरीदें, ना कि बाहर का चाइना, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज़ का जो है हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फ्लडेड होता है अगरबत्ती, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग ना परचेज़ करें, इसलिए उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा ग्रामोदय विकास योजना। नेक्स्ट आते हैं नेशनल जीआईएस अनेबल लैंड बैंक सिस्टम, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जीआईएस अनेबल लैंड बैंक सिस्टम है, ये है होता क्या है, जीआईएस कहने का मतलब है कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें जो लैंड बैंक सिस्टम है इसको अनेबल किया गया है और इसको जो डेवलप किया गया है ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ ही इसको डेवलप किया गया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है जो कि यहाँ पे आईआईएस पोर्टल को ये डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है ना कि जो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन है और सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। जीआईएस के बारे में समझिए, मेनली ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि ये कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कि क्या है कि अर्थ सरफेस की जो भी यहाँ पे रिलेटेड डेटा है जिसको कि हम लोग डिस्प्ले कर सके, चेक कर सके, स्टोर कर सके और कैप्चर कर सके, उसको हम लोग कहते हैं जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि जियोग्राफिक अर्थ के सरफेस का इंफॉर्मेशन को जो है हम लोग यहाँ पे डेटास को ले सके। ठीक है, आईआईएस का एम है कि यहाँ पे डिटेल लॉजिस्टिक, लैंड, रेल और जो एयर कनेक्टिविटी है ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे इन्वेस्टर्स को समझने में बेनिफिट होगा, उन्हें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पोर्टल ओपन किया जा रहा है। तो पोर्टल का मतलब ही होता है कि अगर आप लोग को समझना है कि इस सेक्टर्स में क्या हो रहा है, जैसे एमएसएमई में क्या हो रहा है, अभी क्या डेवलपमेंट है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो आप पोर्टल ऑन करो, आपको उसमें सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मान लीजिए कि बाहर के कोई इन्वेस्टर्स है, अगर उनको एमएसएमई सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करेंगे कि इंडिया के एमएसएमई पोर्टल को ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, उनको इन्वेस्ट करने से सही है कि नहीं है, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो वो यहाँ पे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। तो मेन यहाँ पे जो लैंड बैंक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो लॉजिस्टिक है, लैंड है, रेल है, एयर कनेक्टिविटी है, अगर इसकी डिटेल उनको पता चल जाए और साथ ही साथ यहाँ पे सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ऑनलाइन हो जाए, डेटा उनको मिल जाए अर्थ सरफेस की पोजीशन के बारे में, तो वो बेटर तरीके से यहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है लैंड अवेलेबिलिटी। आप लोग को पता है कि ज़मीन के लिए हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है ज़मीन के लिए होती है और लैंड को अप्रूव करने में, जैसे लैंड एक्विजिशन प्रोसेस भी बहुत लेंथी है और इसमें 5 से 6 साल 10 साल भी लग जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लैंड एक्वायर करने में। तो यहाँ पे जो लैंड अवेलेबिलिटी है ये इसका सबसे बड़ा इशू है हमारे कंट्री में। ठीक है, काफकाज समझिए, काफकाज 2020 तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे विड्रॉ कर दिया गया है, यानी कि काफकाज जो मल्टी नेशनल यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज है रशिया में हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ना कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा कारण हम लोग नहीं जा पा रहे, तो काफकाज से हम लोग विड्रॉ कर लिए।
काफकाज एक रशियन स्ट्रैटेजिक कमांड है, स्टाफ एक्सरसाइजेज है। यहाँ पे 20 कंट्रीज़ है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये एक इनिशिएटिव है, बहुत बड़े लेवल पे ये इनिशिएटिव है और इसका एम है कि हम लोग 140 कंट्रीज़ को कनेक्ट करेंगे, वो भी एक कॉमन ग्रिड के जैसा। यानी कि एक ग्रिड होता है जिससे कि आप लोग देखते हो कि इंटरनेट यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी यहाँ से आपकी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन ग्रिड से जो है ना 140 कंट्रीज़ को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा और जो सोलर पावर है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि आपको पता है मोदी जी जो है सोलर पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा जी तोड़ वो मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग अपने ही कंट्री में जो सोलर पावर को जनरेट कर रहे हैं वो बस ऐसे ही नहीं रहेगा कि अपने ही कंट्री में जनरेट करके अपने ही लोगों को जो है वो कंज्यूम भी कराएंगे। हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है इस तरीके का एक कॉमन ग्रिड होना चाहिए, जिससे कि मान लीजिए इंडिया में सोलर पावर की जनरेशन ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग जो है ना जहाँ पे ज़्यादा सोलर पावर की जनरेशन नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग दे दें। जहाँ पे और ज़्यादा हो रहा है, अगर हमारे यहाँ सर्दियों में अगर ज़्यादा नहीं जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग दूसरे कंट्री से ले लें। तो इस तरीके का क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे सोलर पावर का जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग को ऑल ओवर द वर्ल्ड में यानी कि 140 कंट्रीज़ को जो जोड़ा जाएगा ना, उसके साथ हम लोग शेयर भी कर सकें। तो मेन एम समझ गए। अब इसका आइडिया जो पहली बार निकल कर आया था वो 2018 में, जब यहाँ पे असेंबली हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। याद रखिएगा, ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेडक्वार्टर इंडिया में है और कहाँ पे है, तो गुरुग्राम है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोग्राम को 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है, क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़ी है तो इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है। पहले फेज़ में क्या होगा कि इंडिया की ग्रिड इंटरकनेक्शन की जाएगी, कहाँ से, तो मिडिल ईस्ट से, साउथ एशिया से और साउथ ईस्ट एशियन ग्रिड से। सेकंड में क्या होगा कि ये जो ग्रिड होगा इसको फिर यहाँ पे अफ्रीका का जो पावर पूल है उससे कनेक्ट किया जाएगा। फिर जो दूसरे और कंट्रीज़ जो कि यहाँ पे बच गए हैं उससे भी यहाँ पे कनेक्ट की जाएगी। और जो भी यहाँ पे सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी रिच एरिया में लोकेटेड है ना, बस वहीं पे किया जाएगा। अब कहाँ कहाँ ये सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी रिच एरिया है, जैसे कि आप लोग मेनली देख सकते हो कि जो ट्रॉपिक एरिया होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द कैप्रिकॉन, इसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। और सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा इसी एरिया में आती है, तो यहाँ पे जो है ना सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। बट इसके अलावा भी कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे कभी कभी जो है ना पूरे 12 महीने में कभी कभी किसी किसी मंथ जो है यहाँ पे सूरज की रोशनी आती है। तो यहाँ पे जो है आप लोग कह सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिच एरिया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिच एरिया कहने का मतलब है कि जो कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ सोलर एनर्जी ही नहीं हुआ, यहाँ पे विंड एनर्जी भी है, हाइड्रो एनर्जी भी है। ठीक है, तो इसके अपार्ट आप लोग देख सकते हो कि इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के इधर जो है बहुत सारे यहाँ पे ओशंस वगैरह है, पानी वगैरह है, तो इससे भी हाइड्रो एनर्जी से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। फिर थर्ड में क्या है कि थर्ड में फाइनल यहाँ पे कनेक्शन होगा, यानी कि ग्लोबल इंटरकनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फेज़ है जिसमें कि कनेक्टिविटी को यहाँ पे इंक्रीज़ की जाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड की इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूड है ना। तो सिर्फ इंडिया में होती तो कुछ बात अलग था, या 2-3 कंट्री होती तो बात अलग था। 140 कंट्री यहाँ पे आपका इन्वॉल्व हो रहा है। इट मीन्स कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लगेगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल कर आएंगे। स्किल्स और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज होगा। अगर किसी कंट्री में मान लीजिए कि ज़रूरत से ज़्यादा सोलर एनर्जी से जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन वो उस कंट्री में उतना कंजप्शन नहीं हो रहा है, तो बेटर है ना कि दूसरे कंट्री में वो सेंड कर दे जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो पाएगा। और साथ ही साथ आप लोग देखो जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो भी यहाँ पे घट पाएगा, क्योंकि आप लोग देखो कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग बिजली से इस्तेमाल करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। उससे बेटर है कि सोलर पैनल लगा लो। पैनल लगाने से क्या होगा कि जब हम लोग सोलर एनर्जी से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं तो इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, एसेट का पैसे का भी बेटर तरीके से यूटिलाइज हो पाएगा, सस्ते में यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि बेहतरीन चीज़ें हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया जो है आप लोग देख सकते हो कि एक पार्टनर नेशन है हम लोग मोस्ट एसोसिएशन के, ट्रेड एसोसिएशन के, और साथ ही साथ यहाँ पे ISA के भी, OSO यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के भी हम लोग सबके पार्टनर है। तो एक लीडरशिप पोजीशन हमारी हमेशा से रह सकती है इस प्रोजेक्ट में। साथ ही साथ इससे मेजर इन्वेस्टमेंट ड्राइव होगा, यानी कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपका जो है इन्वेस्टमेंट होगा। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो ग्लोबल एमिशन हो रहा है उसको टैकल करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कि एकदम से जो हमारे कंट्री में नेचुरल, हमारे कंट्री में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हमारे पृथ्वी में जो नेचुरल चीज़ें प्रदान की गई है उससे हम लोग बेटर तरीके से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन था ये स्कीम, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आते हैं NDC-TIA। सो ये क्या है? ये है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। इस प्रोजेक्ट का एम यही है कि हमें एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी लेकर आना है जिससे कि डीकार्बोनाइज करना है ट्रांसपोर्ट को। अब ये डीकार्बोनाइज कहने का क्या मतलब है? कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, जब भी आप लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर निकालते हो, उसमें पेट्रोल डीजल आप लोग डलवाते हो, उससे क्या निकलता है? उससे जो गंदी धुआं निकलती है, वो धुएं में क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वही सारे जहरीले गैस होते हैं जिसको हम लोग प्यार से ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये ग्रीन हाउस गैस नाम तो बहुत अच्छा दिया गया सॉरी, बट ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, तो पेरिस क्लाइमेट जो आप यहाँ पे कहा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये इंक्रीज़ हो गया तो हमें उस तरीके का नेचर का प्रकोप देखना होगा जो हमने कभी नहीं सोचा भी नहीं है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग भी यहाँ पे NDC एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कि है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि हम लोग इस चीज़ को शपथ रखें कि 2030 तक हम लोग अपने एमिशन को 50% तक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 50 नहीं तो 30-40% तक डाउन करेंगे, बट मैं राउंड ऑफ फिगर में आपको बता रही हूँ। तो वही चीज़ें है कि यहाँ पे जैसे आप लोग पेट्रोल डीजल डलवाते हो, उससे बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस निकलती है, तो इसको कम करना है। और अच्छा खासा ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि हम लोग डीकार्बोनाइज करें, कार्बन की जो यहाँ पे मात्रा है उसको कम करें, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पे इमिट होता है, इसको कम करना है। तो इसका आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे और भी कंट्री इंगेज है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में आप लोग आने वाले पीरियड में देखो 2024 में कि यहाँ पे एशिया से इंडिया, चाइना और वियतनाम भी इंगेज होगा। इस प्रोजेक्ट में 7 ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्ट है। इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कौन है? तो हमारे इंडिया से नीति आयोग है। तो ये बस नीति आयोग जहाँ पर भी लग जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एग्रीकल्चर मशीनरी इमिशन। अब यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि इमिशन का जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कार्बन इमिशन हो गया, सल्फर इमिशन हो गया, नाइट्रोजन इमिशन हो गया, यही सारे तो ऐसे गैसेस है जिसकी इमिशन के कारण ग्लोबल टेम्परेचर अप होते जा रहा है, हमारे इंडिया का भी टेम्परेचर अप होते जा रहा है। तो इसे हमें कम करना है, और बहुत सारे मेन कंट्रीब्यूशन भी है, उसमें से एक एग्रीकल्चर है जिसमें इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कि एक अलग से जो है ना इमिशन नॉर्म्स लाया गया एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक सेंट्रल का आप देखोगे कि मोटर व्हीकल रूल्स निकल कर आया था, वो भी 1989 में, हालांकि अब कुछ नया आ गया है, बट फिर भी इसको देख लेते हैं। इसमें एक अलग से जो है इमिशन नॉर्म्स रखा गया कि एग्रीकल्चर मशीनरी में, जैसे कि एग्रीकल्चर में चलाने वाले ट्रैक्टर होते हैं, पावर टिल्टर होता है, और कंबाइंड हार्वेस्टर्स होते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स होते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि जब बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं तो उस समय जो है ना सीमेंट और जो ईंट वगैरह होते, ईंट नहीं, छोटी छोटी जो गिट्टी होते, बालू होते, उन सबको जो है मिक्सअप करने के लिए एक आपका व्हीकल होता है जो मिक्सअप करता है, उससे भी इमिशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स। तो ये सारे व्हीकल्स को जो है यहाँ पे एक अलग से नॉर्म्स बनाया गया है। साथ ही भारत स्टेज जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स है और जो ट्रैक्टर इमिशन नॉर्म्स है, और भारत स्टेज जो है, इसको भी आप लोग देखोगे कि हमारे यहाँ जो भारत स्टेज है, यानी कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया होती है व्हीकल्स की, व्हीकल्स में कितना ज़्यादा जो है इमिशन होता है। तो पहले हम लोग जो है BS4 यूज़ कर रहे थे, तो इसमें इमिशन बहुत ज़्यादा होता था कार्बन और सल्फर की। तो अब हम लोग क्या किए ना कि BS5 को भी हम लोग यहाँ पे स्किप मार दिए, और अब हम लोग यहाँ पे जो है BS6 में कूद पड़े। तो BS6 में क्या है, BS6 व्हीकल्स, चाहे वो 4 व्हीलर जो होती है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, इसमें क्या है ना कि कार्बन इमिशन कम होगा, सल्फर की इमिशन कम होगी, तो इससे ऑटोमेटिक जो हमारा नेशनल इमिशन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए ये हम लोग जो है व्हीकल पे भी ऐसा काम किए, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसके पीछे प्रपोजल के पीछे बातें क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बैन कर दिया गया है, यानी कि भारत स्टेज थर्ड की जो व्हीकल थी ना उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि इससे ज़्यादा और इमिशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और ये बैन जो है एप्लीकेबल नहीं है उन तरीके के इक्विपमेंट में जो कि फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में यूज़ होता है, यानी कि ये सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट पर्सनल यूज़ के लिए जो है, या पब्लिक यूज़ के लिए जो आप लोग ऑटो रिक्शा, बसेस वगैरह देखते हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए इसको रखा गया है। लेकिन जो फार्मिंग सेक्टर में ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में आप लोग जो मैं अभी बताई वो सारे मशीन जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको यहाँ पे बाहर रखा गया है। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट, इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जिनके द्वारा यहाँ पे न्यू इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम लाया गया। ये एक वेब पोर्टल है जिसमें कि सारे वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सब यहाँ पे होंगे, ठीक है। और ये 2019 में लॉन्च किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरित पाथ। तो हरित पाथ क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि हरित पाथ कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ग्रीन हाईवे बनाई जाएगी। हरित मीन्स ग्रीन और पाथ मीन्स आप लोग रास्ता कह सकते हो। तो यहाँ पे हाईवे आप लोग समझिए, तो मोबाइल ऐप है जिसमें कि फैसिलिटेट किया जाएगा कि कैसे हम लोग ग्रीन हाईवे जो है वो बना सकते हैं। इसमें इस मोबाइल ऐप में क्या होगा कि बेटर लोकेशन बताया जाएगा, ग्रोथ बताया जाएगा, कोई भी प्रोजेक्ट है या फिर कैसे मेंटेनेंस एक्टिविटी है, हाईवे में कितना मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस पोर्टल के तहत बताया जाएगा। इसको जो डेवलप किया जा रहा है हमारे यहाँ की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा डेवलप किया जाएगा। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो काम करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर काम करते हैं, ठीक है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा जो है नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव, हरित भारत संकल्प, ये सारे प्रोजेक्ट है जो कि इनके द्वारा अभी भी चलाया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है साउथ एटलांटिक एनोमोली। तो ये है क्या, नासा के द्वारा यहाँ पे एक डेटा बताया गया है कि कैसे साउथ अटलांटिक जो एनोमोली है ये यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। तो साउथ अटलांटिक जो एनोमोली है इसको हम यहाँ पे डेंट भी कह रहे हैं हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि यूजुअली आप देखोगे कि यहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो थोड़ा वीक स्पॉट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वीक हो रहा है और ये अलाउ कर रहा है पार्टिकल्स को कि वो सन से जो है ना वो डीप क्लोज हो जाए अर्थ सरफेस से, यानी कि जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है, आइए यहाँ पे फिगर में देखिए। मैग्नेटिक, देखिए सन में जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि उस गर्मी से जो है चार्ज पार्टिकल्स निकल कर आते हैं और सन के चारों ओर आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और यही चीज़ फिर आप लोग देखोगे कि अर्थ के चारों ओर भी जो है ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और ये देखिए ये एक सेंटर पॉइंट है जो कि यहाँ पे कोइंसाइडिंग नहीं है, लेकिन ये देखिए ये हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि साउथ अटलांटिक एनोमली है, यानी कि 200 है, अर्थ के सरफेस से दूर है। ये मैग्नेटिक एक्सिस है और ये आपका रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है। एक सेकेंड, ये आप लोकेशन देख लिए, लेकिन ये समझने का कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। रिसेंट जो नासा के द्वारा डेटा भेजा गया उससे ये बताया जा रहा है कि साउथ अटलांटिक जो एनोमली है ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है वेस्टवर्ड की तरफ, यानी कि ये जो आप लोग देखो कि नॉर्थ साउथ अटलांटिक है, एक सेकेंड, ये हमारा ग्लोब होता है, यहाँ पे नीचे आपको जो है साउथ अटलांटिक देखने को मिलेगा। तो ये वेस्ट वार्ड की तरफ जो है ना ये एक्सपेंड हो रहा है और इसके कारण ये दो भाग में बट रहा है, दो लोब्स में बट रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना चारों ओर के इस तरीके के, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। और इससे अगर ये कमज़ोर हो गया तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, सबसे पहला जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो भेजा जाता है जो 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में होता है, तो जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भेजा जाता है ना वो क्या हो सकता है कि सोलर पार्टिकल से वो हिट भी कर सकता है और इससे शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं या फिर परमानेंट डैमेज भी देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो इसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वीकेंड होने के कारण जो है ये सारी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अर्थ का इनर कोर। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेशन जो है एज ओल्ड सॉलिड इनर कोर जो कि बताया जा रहा था ये कि 1 से 1.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले कि ये बताया गया था कि अर्थ का जो कोर है ना वो यहाँ पे आयरन से बना है, जो Fe यहाँ पे इसका कह सकते हो, और इनर कोर जो है वो यहाँ पे सॉलिड है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कोर दो पार्ट में डिवाइड है, एक इनर कोर एक आउटर कोर। तो आउटर कोर यहाँ पे लिक्विड है, इनर कोर यहाँ पे जो है सॉलिड है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो कैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इस प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जियोडायनोमो भी कहते हैं। तो जियोडायनोमो भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये लिक्विड मेटल्स जो है ना ये इसके सर्कुलेशन से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और उसके कारण अर्थ को यहाँ पे जाइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट जहाँ भी प्रोड्यूस होगा उसके चारों ओर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो यहाँ पे बन जाता है और इसी के कारण आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोडायनोमो, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए, ये तो आप लोग को पता होगा, ये इनर कोर है जो कि सॉलिड है, ये आउटर कोर है जो कि लिक्विड है, ये मेंटल है और ये अर्थ क्रस्ट है जो कि अपर पार्ट में है, ठीक है। फिर है माउंट सिनाबन वोल्केनो। तो ये फिर से इरप्ट हुआ है, कहाँ इरप्ट हुआ है डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, ये इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबन की बात करूँ तो ये एक्टिव स्ट्रैटो वोल्केनो है इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में, ठीक है। तो स्ट्रैटो वोल्केनो कहने का क्या मतलब होता है कि ये बहुत टॉल होते हैं, कॉनिकल वोल्केनो होते हैं जिसमें कि वन लेयर जो है ना इसमें लावा वगैरह होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये एक्टिव स्ट्रैटो वोल्केनो है, ठीक है। लोकेशन आप लोग देख सकते हो,
साथ ही ये वोल्केनो में आप देखो कि यहाँ पे पीरियोडिक और एक्सप्लोसिव इरप्शन है, यानी कि टाइम टू टाइम ये इरप्ट होते रहते हैं। और जो लावा इससे निकलता है वो हाई विस्कस होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चिपचिपा होते हैं। जब ये ठंडे होते हैं तो ये एकदम से हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो लोकेशन देख लीजिए, ये साउथ ईस्ट एशिया में है। यहाँ पे इंडोनेशिया आपको देखने को मिलेगा, ये वाली, ये मलेशिया है, यहाँ पे भी मलेशिया है। तो ये थोड़ा बहुत रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, मॉरिशस स्ट्रगल टू कंटेन ऑयल स्पिल। तो अभी क्या हुआ है कि मॉरिशस में जो है इन्वायरमेंटल इमरजेंसी यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया। ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा तो कि कहाँ पे इन्वायरमेंटल इमरजेंसी इम्पोज किया है, तो मॉरिशस में। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि बहुत सारे जो है आई थिंक 4000 टन्स ऑफ क्रूड ऑयल की लीकेज हो गई है। ये वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट पॉल्यूटेंट है ओशन में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ ऑयल जो है ये ओशन को हर एक साल यहाँ पे कंटामिनेट करती है, यानी कि ओशन की जो यहाँ पे गुणवत्ता है उसको बर्बाद करती है और ये पॉल्यूटेंट बना देती है। तो ऑलमोस्ट ये एनुअली ये रेट बताया जा रहा है कि 3 मिलियन टन्स ऑफ जो यहाँ पे ऑयल है वो यहाँ पे गिर के जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। इससे मॉरिशस पे क्या इम्पैक्ट होगा? मॉरिशस पे इम्पैक्ट होगा इकोलॉजिकली और इकोनॉमिक। सबसे पहली बात है कि मॉरिशस जो कि आइलैंड कंट्री है, ये सब जो है ना अपने टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनकी इकॉनमी जो है टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि कोई भी घूमने के लिए कहाँ जाते हैं तो आइलैंड कंट्री ही चले जाते हैं। और मेनली आप लोग देखोगे कि यहाँ पे अगर इकॉनमी हिट हुई तो यहाँ पे सबसे पहले फूड स्कार्सिटी आएगा। और यहाँ पे जो फूड होता है खाने के लिए, लोग जो है ना वो यहाँ पे सी फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर इस तरीके का पानी में ऑयल स्पिल हो जाता है तो इसके कारण जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जीव जंतु है, मछलियाँ हैं, वो सब ऐसे ही मर जाती है और वो टॉक्सिक भी हो जाती है। उनको खाना भी सही नहीं होता, क्योंकि उनको खाएंगे तो वो इनहेल कर लेती है ना, वो यहाँ पे कंज्यूम भी कर लेती होगी ऑयल वगैरह। तो वो अगर वो इतना गंदा ऑयल अगर कंज्यूम करिए, उसे हम कंज्यूम करेंगे तो वो ऑयल हम डायरेक्टली हमारे बॉडी में इंटर कर जाएगा। तो इसलिए ये खाना पीना सही नहीं होता। और आइलैंड कंट्रीज़ की जो फूड होती है वो यहाँ पे सी फूड होती है, और मेनली इनकी जो इकॉनमी होती है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये दोनों हर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल होता है सीनिक ब्यूटी, और साथ ही साथ यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे होते हैं जो कि यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। कोरल रीफ वगैरह, मैंग्रोव्स वगैरह और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो है जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो भी यहाँ पे खतरे में आ जाते हैं। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। मेजर्स क्या क्या लिया जा रहा है मॉरिशस की तरफ से, यानी कि ये जो ऑयल लीक होता है तो आप लोग को मेजर्स पता होना चाहिए। जैसे मॉरिशस हो गया, या फिर आप लोग अभी रशिया में भी देखे थे कि वहाँ पे भी ऑयल लीक हो गया था। तो मेनली यहाँ पे ऑयल लीक होता है तो क्या क्या मेजर्स लिया जाता है ये ध्यान रखिएगा, ये इन जनरल है। सबसे पहला क्या है कि फ्लोटिंग बम्स होते हैं। फ्लोटिंग बम्स जो है ना ये यहाँ पे जहाँ पे स्पिल हो रहे हैं, जहाँ पे सोर्सेज है स्पिल की, वहीं पे लगा दिया जाता है, जिससे कि फर्दर जो है, जैसे कि टैंक वगैरह जा रहा है, कोई शिप जा रहा है पूरी तरीके से भर के ऑयल, तो शिप जा रहा है तो कहीं ना कहीं से तो ये लीकेज हो रहा होगा ना, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से। जिस पॉइंट से लीक हो रहा है ना उसके चारों ओर ये फ्लोटिंग बम्स लगा दिया जाता है कि फर्दर जो है ना ये लीकेज ना हो और ये ओशन में आकर ना मिक्सअप हो। ठीक है, सेकंड क्या किया जाता है, सॉर्बेंट। सॉर्बेंट क्या होता है कि यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले। जैसे कि मान लीजिए कि इतने एरिया में जो है ना पूरा ऑयल स्पिल हो गया है तो इसके चारों ओर जो है सॉर्बेंट लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो यहाँ पे ऑयल है ना वो यहाँ पे आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है स्कीमर, या फिर ऑयल स्कूप भी कह सकते हैं, जिसको कि यहाँ पे कंटामिनेशंस को रिमूव किया जाता है। वाटर सरफेस से जो भी यहाँ पे ऑयल स्पिल के कारण जो गंदगी फैल गई है और जो वाटर कंटामिनेट हो गया है उसको यहाँ पे दूर किया जाता है स्कीमर के द्वारा। तो 3 प्रोसेस याद रखना है। फ्लोटिंग बूम जो कि यहाँ पे सोर्सेज ऑफ लीकेज को यहाँ पे क्लोज करता है। उसके बाद यहाँ पे सॉर्बेंट है जो कि यहाँ पे ऑयल को यहाँ पे सक करने का काम करता है वाटर से। स्कीमर है जो कि यहाँ पे कंटामिनेंट को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है क्या, यहाँ पे आप लोग देखो कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्रोग्राम रखा गया। ओपन डेफिकेशन फ्री कहने का मतलब है कि खुले में जो शौच करते हैं वो एकदम मुक्त हमें भारत चाहिए। तो ये प्रोग्राम है किसके तहत, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये प्रोग्राम है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ODF प्रोग्राम लेकर आना है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा मेजर्स लेना है कि सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए भी। यहाँ पे क्या है ना कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स है, यानी कि यहाँ पे स्वच्छग्रहीस को यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेनिंग देनी है, और NGO, SH, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड करना है, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन का जो एम है वो पूरा हो सके। उसके बाद है ट्राइफेड। तो ट्राइफेड के बारे में देख लेते हैं। ये है ट्राई फूड प्रोजेक्ट ऑफ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। इनके द्वारा यहाँ पे ट्राई फूड प्रोजेक्ट लाया गया। तो ट्राई फूड प्रोजेक्ट क्या है, ये ट्राइबल पीपल्स के लिए यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के लिए बात रखी गई है। तो ये जॉइंट यहाँ पे इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मोटा और यहाँ पे ट्राइफेड का। इसका एम यही है कि जो ट्राइबल के लोग हैं ना, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, उनको यहाँ पे उनकी इनकम बढ़ाना है। और उनकी इनकम कैसे बढ़ाना है, तो मेनली यहाँ पे जो जंगल में रहने वाले आदिवासी
आदिवासी होते हैं उनकी जो लाइवलीहुड डिपेंडेंट होती है वो वहाँ के जो जंगलों से निकलने वाले जो लकड़ियाँ हैं और भी कुछ फल फ्रूट्स हैं उससे उनकी इनकम होती है और उनकी लाइवलीहुड भी उसी पे डिपेंडेंट होता है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है कुछ कुछ जो जंगलों से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उन सारी चीज़ों को ये बेचते हैं जिससे कि उनकी इनकम होती है। तो अच्छा खासा इसका कलेक्शंस जो है ज़्यादा करने की बात की जा रही है और फॉरेस्ट जो ट्राइबल फॉरेस्ट गैदर्स हैं उससे यहाँ पे जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, जिससे कि अगर वैल्यू बढ़ेगी वुड वगैरह की तो ट्राइबल पीपल्स के पास जो है ज़्यादा इनकम आएगा। फिट इंडिया यूथ क्लब, तो ये है क्या? फिट इंडिया यूथ क्लब। आप देखो कि फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे कंट्री में चलाया जा रहा है, जैसे कि बच्चों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि आप खेलो। पहले का जो फेज़ था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे बर्बाद, सॉरी पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बेकार। तो इस तरीके का जो फ्रेजेस था अब वो ख़त्म हो गया। हमारी जो अभी की सरकार है वो काफ़ी फोकस कर रही है कि बच्चों को खेलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स आप लोग ज़रूर खेलिए, इंडोर खेलिए या आउटडोर खेलिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आउटडोर ज़रूर खेलिए, क्योंकि उससे आप लोग फिजिकली फिट भी होंगे, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा और साथ ही साथ जो है ना आप डिसिप्लिन भी हो पाओगे। जब भी आप गेम खेलते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान होता होगा कि आप काफ़ी फोकस करते हो गेम में, और जब हारते हो तो ज़्यादा फोकस होकर खेलते हो, तो इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, इससे आपका डिसिप्लिन भी बढ़ता है, काफ़ी चीज़ें मेंटेन हो पाती है, फ्रेश फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इसकी पॉइंट्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को इनक्रेज किया जा रहा है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो इंक्लूड रहे और हर एक दिन। तो ये है एक फिट इंडिया यूथ क्लब जिसमें कि बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो इस क्लब में क्या है कि यहाँ पे स्कूल्स के बच्चों को, लोकल बडीज़ को इनक्रेज किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है कि वो वन कम्युनिटी फिटनेस प्रोग्राम में आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतनी ही रखते हैं, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स को हम लोग कल कवर कर लेंगे, तो इसके साथ बने रहिए जिससे कि आपका जो है यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, यहाँ पे आपका ये भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक करके जाइएगा, और आगे भी लेसन देखनी है तो उसके साथ कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे जो लेसन यहाँ पे अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।